डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट फर्स्ट पिछले वीडियो में हमने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शंस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क एवं हेट्रोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन के बारे में भी जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। इसी कड़ी में आज हम आपको हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में, यूक्रोमेटिन के बारे में एवं न्यूक्लियोलस केंद्रिक या केंद्रिका की जनरल स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन आदि के बारे में स्टडी कराएंगे। अनेक साइंटिस्टों ने हेट्रोक्रोमेटिन को दो प्रकारों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। यह अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है और यह एक अक्रिय होता है। जब पेयर का एक गुणसूत्र पूरा या उसका कुछ अंश हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है तो दूसरा सामान्य बना रहता है। जैसे कि मानव में मादा 2x गुणसूत्रों में से एक हेट्रोक्रोमेटिक हो जाती है, जिसे कि हम बार बॉडीज कहते हैं। इसे सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। यह नाम एक साइंटिस्ट थे वार एंड वेस्ट्रॉय ने 1944 में अपनी रिसर्च के कारण यह नाम दिया गया था। नर में केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है जो यूक्रोमेटिक बना रहता है और इसको जब अभिरंजित किया जाता है तो यह अभिरंजन ग्रहण नहीं करता, बल्कि मादा में यह अभिरंजन ग्रहण करता है। हेट्रोक्रोमेटिन का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है संघटक या व्यवस्थापक हेट्रोक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव या ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। यह अधिकतर स्थायी प्रकार का हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो कि पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स में उपस्थित रहता है। यह सेंट्रोमियर वाले क्षेत्र, केंद्रक संगठन के भाग अथवा गुणसूत्र पर पाया जाता है एवं न्यूक्लियाई केंद्रक से रिलेटेड होता है। इसे सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। यह डीएनए क्रोमोसोम्स में संरचनात्मक भूमिका रखता है और यह सेल साइकिल के संश्लेषणीय अवस्था एस फेज में रेप्लिकेशन बनाने की क्रिया में भाग भी नहीं लेता। अब यहाँ पर हम आपको इंडेक्स के माध्यम से यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस बताएंगे। यूक्रोमेटिन सामान्यतः क्रोमेटिन है जो कि एक्टिव जीन रखता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन यह परिवर्तित क्रोमेटिन है जो कि सक्रिय जीन रहित होता है। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन या आरएनएज निर्माण की क्रिया में भाग लेता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में इसमें नहीं पाई जाती, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती। यूक्रोमेटिन एक सकरा 30 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई का तंतु का पदार्थ होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन एक ग्रेनुलर नेचर का 250 एंगस्ट्रॉम या इससे अधिक मोटाई का पदार्थ होता है। यूक्रोमेटिन में क्रोमेटिन अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में यह एक बहुत ही माइक्रो पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यूक्रोमेटिन हल्का अभिरंजन ग्रहण करता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन गहरा अभिरंजित होता है। यूक्रोमेटिन डिफ्यूज प्रकृति का होता है, विस्तृत प्रकृति का होता है, जबकि ये कंडेंस्ड प्रकृति का हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन पर पीएच का, टेम्परेचर का, हार्मोन का, पॉइजन आदि का प्रभाव विशेषतः होता है, जबकि
हेट्रोक्रोमेटिन पर पीएच का, टेम्परेचर का, हार्मोन्स का, पॉइजन आदि का अल्प प्रभाव पड़ता है। यूक्रोमेटिन में सामान्यतः क्रॉसिंग ओवर दर्शाता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की उपस्थिति में क्रॉसिंग ओवर अवरोधित होता है। यूक्रोमेटिन सेल साइकिल के एस फेज के दौरान रिप्लिकेशन बनाता है, जबकि यह सेल साइकिल हेट्रोक्रोमेटिन सेल साइकिल के विलंबित एस प्रवस्था या G2 प्रवस्था में रिप्लिकेशन बनाता है। अब हम आपको क्रोमेटिन के फंक्शन के बारे में बताएंगे कि क्रोमेटिन के कौन कौन से कार्य होते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ का संग्रहण करता है। क्रोमेटिन प्रजनन एवं कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का निर्माण करता है, जो आवश्यक तौर पर आनुवंशिक सूचना को वहन करते हैं। यह टिश्यूज में ग्रोथ व विभेदन को नियंत्रण करता है। यह कोशिका उपापचय का नियमन करता है। अब हम आपको क्रोमेटिन की केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन के बारे में बताते हैं कि क्रोमेटिन एक श्यान प्रकृति का पदार्थ होता है, विस्कस नेचर का। इसमें डीएनए, आरएनए, स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन एवं कैल्शियम आयन्स उपस्थित होते हैं। हम अनुपात की दृष्टि से देखते हैं तो डीएनए व आरएनए, डीएनए तो करीब 3% होता है, जबकि आरएनए 5% होता है। इसमें स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन में स्टोन प्रोटीन 36% होती है, जबकि नॉन स्टोन प्रोटीन 28% होती है। स्टोन प्रोटीन बेसोफिलिक होती है। डीएनए अम्लीय प्रकृति का होने के कारण इनसे अटैच रहता है। स्टोन अनेक प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H4 और H1 टाइप के स्टोन्स होते हैं। प्रत्येक जाति के लिए क्रोमेटिन पदार्थ का संगठन में भी पर्याप्त डिफरेंट पाया जाता है। स्टोन प्रोटीन्स के संगठन में लाइसिन व आर्जिनिन एमिनो अम्लों का जो रेशो होता है वो भी डिफरेंट होता है। नॉन स्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनमें ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एमिनो अम्ल मेनली पाए जाते हैं। ये डीएनए के संलग्न होने व न होने वाले प्रोटीन, अवशिष्ट प्रोटीन, डिस्यूडियली प्रोटीन कहलाते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज नॉन स्टोन प्रोटीन है, और एंजाइम्स में न्यूक्लियोफॉस्फेटेज, स्टोन स्टाइलेज, एनएडी सिंथेटेज आदि पाए जाते हैं, जो कि जीन्स द्वारा संश्लेषित होते हैं। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस, केंद्रक। यूकेरियोटिक सेल्स में केंद्रक के भीतर एक या अधिक गोलाकार या अंडाकार एक सघन कोलाइडियली एवं अम्लीय प्रकृति की एक रचना पाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस केंद्रिका कहते हैं। फोंटाना ने इसकी खोज की, किंतु यह नाम बॉमन के द्वारा प्रदान किया गया। वैगनर ने इसका डिटेल्स में स्टडी की थी। केंद्रक द्रव्य परिधि की ओर केंद्र से परे हुए गुणसूत्रों से अटैच्ड रहते हैं। यह इंटरफेज में स्पष्टतः दिखाई देते हैं और सेल डिवीजन की प्रोफेज अवस्था में लुप्त हो जाते हैं, लेकिन ये टीलोफेज में पुनः दिखाई देने लगते हैं। इस घटना को हम न्यूक्लियर साइकिल या केंद्रकीय चक्र भी कहते हैं। इसका निर्माण न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स द्वारा होता है और मनुष्य में 13वें, 14वें, 15वें, 21वें, 22वें क्रोमोसोम्स द्वारा केंद्रिका का निर्माण होता है। यह एक गुणसूत्र युग्मों की समानुपाती एवं कलाविहीन रचना होती है, जो कि सेल की संश्लेषण क्रियाओं से रिलेटेड होती है। इसका माप व संख्या कोशिका की एक्टिविटी के अनुरूप होता है। यह उन कोशिकाओं में छोटे स्पष्ट अनुपस्थित रहती है जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है, जैसे कि पेशी कोशिकाओं आदि में। प्रोटीन संश्लेषण में व्यस्त कोशिकाएं जैसे कि एग सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स, लीवर सेल्स में यह बड़ा स्पष्ट व अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः प्राणी व पादप सेल्स में प्रति एक अगुणित गुणसूत्र समुच्चय के लिए एक केंद्रिका पाई जाती है, अर्थात सोमेटिक सेल्स में 2n में इनकी संख्या 2 होती है। मानव व अन्य जीवों की कोशिका में ये संख्या अधिक भी हो सकती है।
कुछ प्राणियों की कोशिकाओं में आयु के साथ इनकी संख्या में वृद्धि होती है। फ्रॉग के एग में इनकी संख्या 100 से अधिक होती है। जीनोपस के एग में, अंडाणु में, इनकी 1600 तक केंद्रिकाएं देखी जाती है। केंद्रिका की स्थिति लगभग निश्चित रहती है। ये गुणसूत्र के विशिष्ट हेट्रोक्रोमेटिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं और यह क्षेत्र न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या केंद्रिक संगठन कहलाता है। इन क्षेत्रों में 18S, 28S व 58S सभी यूनिट्स, राइबोसोम सभी यूनिट्स संश्लेषित करने वाले जीन्स व राइबोन्यूक्लिक अम्लों से संबंधित जीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से केंद्रिका की अल्ट्रास्ट्रक्चर दिखाई गई है। साथ में एक सैटेलाइट क्रोमोसोम्स और उसके साथ में केंद्रिका को दर्शाया गया है। अब हम आपको केंद्रिका की अल्ट्रास्ट्रक्चर और संरचना के बारे में बताते हैं कि यह केंद्रक द्रव में सघन कलाविहीन रचना के रूप में पाया जाता है एवं केंद्रक द्रव से परोक्ष रूप से रिलेटेड होता है और इसमें निम्न प्रकार के भाग हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले कणिकीय भाग। यह केंद्रक का परिधीय क्षेत्र होता है जिसमें कि 150 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण उपस्थित होते हैं और यह भाग पार्स ग्रेनुलोसा कहलाता है और इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के कण होते हैं एवं ये राइबोसोम के पूर्ववर्ती कहलाते हैं। इसे हम केंद्रिक राइबोसोम्स भी, न्यूक्लियर राइबोसोम्स भी कहते हैं। सेकेंडरी जो इसका पार्ट होता है उसमें रेशेदार भाग, फाइब्रस पार्ट होते हैं। यह भाग कणिकीय भाग के नीचे उपस्थित होता है। यह आरएनए युक्त होता है और यह भाग पार्स फाइब्रोसा भी कहलाता है।